हंसते हंसते कट जाएंगे आपके आईडीटी के रास्ते। यस माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूं आपका टैक्स का टीचर सी करण शेठ, और वापस दोस्तों हम लोग लेकर आए हैं एक अमेजिंग सा रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट इन प्लेस ऑफ सप्लाई। यस दोस्तों, वन कॉन्सेप्ट वन क्वेश्चन इज ऑल्सो इन प्लेस ऑफ सप्लाई, जहाँ पे एक ही समय दोस्तों मैंने मैक्सिमम प्लेस ऑफ सप्लाई के जो इवेंट्स है वो कैप्चर किए हैं, एंड यू विल हैव टू बी स्मार्ट इनफ टू गेज कि भैया यहाँ पे कौन सा सेक्शन लगेगा। दोस्तों विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट, लेट्स गो माय डियर फ्रेंड्स। बात करें दोस्तों यहाँ पे हम लोग मिस्टर मुकेश अंबानी की, जो रजिस्टर्ड है इन लुधियाना पंजाब, enters into a contract with an event management company, Mr. Anil, registered in Delhi, for organizing his son's wedding in Jamnagar at an agreed consideration of 100 lakhs. I'm joking. Okay. अभी दोस्तों यहाँ पे ही है ना, मुझे एक गंद आ रही है एक सेक्शन की। ओके, और वो सेक्शन कौन सा है दोस्तों, बताएंगे, आप ही बताएंगे दोस्तों। यस, दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट माय डियर फ्रेंड्स, दैट इज सेक्शन 12(7). ओके, जो बेसिकली माय डियर फ्रेंड्स और कुछ नहीं बट इवेंट मैनेजमेंट सर्विस है। अनिल बुक ताज लैंड्स एंड यहाँ पे दोस्तों 12(3) आ जाता है, फॉर अ कंसिडरेशन फॉर 10 lakhs. He booked Royal Caterers. Okay, fair enough. 12(4). Okay, for catering service at the venue. He also took the guests like Mark Zuckerberg, Bill Gates to nearby amusement park like Vantara. Okay, that was situated in Rajkot, where the admission fee was 1,000 रुपया भी लिया है भाई ने। Okay, तो क्लियरली दोस्तों ये भी माय डियर फ्रेंड्स आपको पता है 12(6) का पार्ट है। कोई अम्यूजमेंट पार्क है, कोई एंटरटेनमेंट इवेंट है, कोई स्पोर्टिंग इवेंट है जहाँ पे आप जा रहे हो। ओके, नेक्स्ट, मिस्टर अनिल paid the freight for transportation of goods for all the guests by handing over them to Indigo Airlines at the Mumbai port. तो दोस्तों क्लियरली यहाँ पे 12(8) भी आ जाता है। All guests were taken from Mumbai to Ahmedabad and then to Jamnagar, where they were requested to throw off their SIM cards and insert Jio SIM cards, which were supplied to them in Ahmedabad by their distributor. तो दोस्तों आपको भी पता है 12(11) आ जाएगा यहाँ पे। Everyone chose to take the prepaid SIM card instead of the postpaid SIM card, but Ranveer chose to take postpaid SIM card of Jio, where he mentions his billing address as Chennai. ये भी obviously दोस्तों 12(11) ही है। Mr. Anil has the risk of any uncertainty by taking a general insurance from Piramal Insurance. दोस्तों आपको भी पता है ये 12(13) का काम है। Mr. Anil made sure that the guests have cash at all the times during the event, and to facilitate that, Mr. Anil has installed ATMs of SBI Bank at various intervals. राइट, तो दोस्तों क्लियरली यहाँ पे लग रहा है ऐसा कि ये बैंकिंग के रिलेशन में सर्विस है, और वो आता है, यस एब्सोल्युटली करेक्ट माय डियर फ्रेंड्स, 12(12) के तहत। ठीक है, इट वाज सीन दैट धोनी, हु इज बेस्ड इन रांची एंड आल्सो एज एन अकाउंट holder of SBI, was procuring service from SBI ATM in Jamnagar. Ranbir and Alia were taken to nearby local markets of Jamnagar, where the shopkeepers sold them their handicrafts over the counter, where the shopkeepers asked them their address. Okay, क्या बात है, यहाँ पे बात कर रहे हैं हम लोग दोस्तों Then 1CA की। ओके, परफेक्ट। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो काफ़ी सारा जो सेक्शन 12 है वो यहीं कवर हो जाता है। यस माय डियर फ्रेंड्स, एंड द बेस्ट पार्ट इज हम लोगों ने ऑलरेडी सेक्शंस लिख दिए हैं। राइट, अब हमको सिर्फ डाइसेक्ट करना है कि भैया उस सेक्शन के तहत क्या होगा प्लेस ऑफ सप्लाई। यस माय डियर फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, देन लेट्स गो। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों 12 सब सेक्शन 7 के बारे में। तो आज मुकेश अंबानी ने ये कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ किया है? अनिल अंबानी के साथ दोस्तों। तो अनिल ने सर्विस दिया है किसको? मुकेश को। और मुकेश क्या है? एक रजिस्टर्ड पर्सन है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या आ जाएगा? लुधियाना पंजाब। ओए ओके, तो आज सिंपल सी बात है, यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई पंजाब है। 12(3) कहते हैं दोस्तों प्लेस ऑफ सप्लाई वही जगह होता है जहाँ पे होता है लोकेशन ऑफ इमोल प्रॉपर्टी यार। ओके, तो वो कहाँ पे है माय डियर फ्रेंड्स? जामनगर। तो प्लेस ऑफ सप्लाई आ जाएगा जामनगर। 12(4) के तहत माय डियर फ्रेंड्स जहाँ आप केटरिंग करते हैं, जहाँ पे आपका रेस्टोरेंट है, सैलो है, फिटनेस सेंटर है, ओके, तो दोस्तों वहीं पे माय डियर फ्रेंड्स होगा क्या आपका प्लेस ऑफ सप्लाई। तो दोस्तों वो ऑब्वियसली क्या है, वहीं केटरिंग होगा जहाँ शादी होगी, शादी है जामनगर में, प्लेस ऑफ सप्लाई भी है अगेन दोस्तों जामनगर। नेक्स्ट इज
वंटारा दोस्तों में घुमाने लेके गया, एडमिशन फी बकायदा लिया 1,000 रुपया माँ कसम। और ये कहाँ पे, राजकोट में है दोस्तों। अगेन माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई जो है वो क्या आ जाएगा बताइए, प्लेस ऑफ सप्लाई माय डियर फ्रेंड्स आ जाएगा राजकोट माय डियर फ्रेंड्स, यस। ओके, नेक्स्ट 12(8) के तहत बात हो रही है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की माय डियर फ्रेंड्स। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के तहत सिंपल सी बात है, आपको यही चेक करना है कि रिसिपिएंट जो है ये सर्विस का वो भैया कौन है। अगर वो रजिस्टर्ड है तो उसी का लोकेशन, रजिस्टर्ड नहीं हो तो दैट प्लेस वेयर द गुड्स आर ओके हैंडेड ओवर टू द ट्रांसपोर्टर। तो दोस्तों अनिल पेड फ्रेट फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स फॉर ऑल गेस्ट्स बाय हैंडिंग ओवर देम टू इंडिगो एयरलाइंस। तो दोस्तों इंडिगो एयरलाइंस के लिए रिसिपेंट वही है जो उसका फ्रेट पे करेगा, ठीक है, जो भाड़ा है उस गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का। और वो फ्रेट पे किया किसने, अनिल ने। और अनिल रजिस्टर्ड पर्सन है, यस। कहाँ पे है, दिल्ली। तो भैया यहाँ पे आ जाएगा क्या, दिल्ली, ठीक है। नेक्स्ट, all guests were taken from Mumbai to Ahmedabad and then to Jamnagar, where the guests were requested to throw their SIM cards and insert Jio SIMs, which were supplied to them in Ahmedabad by their distributor. दोस्तों 12(11) के तहत प्रीपेड ओके कनेक्शन की बात जब हम करते हैं तो याद रखना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि आप फोकस करें कि भैया आज एयरटेल सर्विस दे रहा है एक किसको, अपने डिस्ट्रीब्यूटर को, और डिस्ट्रीब्यूटर सर्विस दे रहा है अपने एंड कंज्यूमर को, राइट। तो इस सिचुएशन में माय डियर फ्रेंड्स बात कर रहे हैं हम लोग, क्या बात कर रहे हैं हम लोग कि बॉस प्रीपेड सिम क्या था, ऑल गेस्ट वर टेकन फ्रॉम मुंबई और हाँ एंड रिक्वेस्टेड टू थ्रो द सिम कार्ड व्हिच वाज सप्लाइड टू देम, ओके। तो डिस्ट्रीब्यूटर दोस्तों यहाँ पे एंड कंज्यूमर को दे रहा है, करेक्ट, यस। और इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, दैट प्लेस माय डियर फ्रेंड्स where the SIM card is actually sold, right? Correct. Yeah, the voucher is basically sold, prepaid voucher is sold, right? तो इस सिनेरियो में दोस्तों वो कहाँ पे हो रहा है, अहमदाबाद हो रहा है। तो प्लेस ऑफ सप्लाई आ जाएगा माय डियर फ्रेंड्स अहमदाबाद, ओके। ये केस है माय डियर फ्रेंड्स, ओके। तो अभी दूसरा पार्ट ये है माय डियर फ्रेंड्स कि एवरीवन चोज टू टेक प्रीपेड सिम कार्ड्स बट रणवीर चोज टू टेक पोस्टपेड सिम कार्ड। और पोस्टपेड सिम कार्ड पे माय डियर फ्रेंड्स प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, प्लेस ऑफ सप्लाई है माय डियर फ्रेंड्स, okay, correct, that place my dear friends where the billing address of subscriber is registered। तो वो चेन्नई में है तो प्लेस ऑफ सप्लाई भी आ गया है चेन्नई। नेक्स्ट, अनिल ने भैया जनरल इंश्योरेंस लिया है पूरे इवेंट का, ओके। और कोई भी इंश्योरेंस लो बेटा 12(13) के तहत प्लेस ऑफ सप्लाई क्या आएगा, अगर सप्लायर को रिसिपेंट का अगर रिसिपेंट रजिस्टर्ड है तो भैया वही, अगर नहीं तो फिर ऑब्वियसली माय डियर फ्रेंड्स जो भी सप्लायर के एड्रेस में रिकॉर्ड है रिसिपेंट का वो। तो दोस्तों मैं तो सिर्फ इतना ही बोलना चाहूँगा कि मेरे भाई कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है कि प्लेस ऑफ सप्लाई यहाँ पे क्या होगा, रिसिपेंट का लोकेशन। तो ये सर्विस किसने ली इंश्योरेंस की, अनिल ने। अनिल कौन है, रिसिपेंट। और कौन सा रिसिपेंट, रजिस्टर्ड रिसिपेंट, ओके। तो सिंपल सी बात है यहाँ पे, ओके। अगेन दिल्ली ही आ जाएगा एज द प्लेस ऑफ सप्लाई, ओके। एंड नेक्स्ट इज मिस्टर अनिल ने क्या है बाकायदा ATMs लॉन्च करके रखे थे और SBI के थे, और SBI का एक अकाउंट होल्डर है धोनी। तो आज अपने ही अकाउंट होल्डर को सर्विस देना दोस्तों याद रखना, सप्लायर को पता है रिसिपेंट का एड्रेस क्या है, और धोनी रांची से है माय डियर फ्रेंड्स, तो प्लेस ऑफ सप्लाई भी आ जाएगा रांची, ठीक है, डन। एंड लास्ट इज माय डियर फ्रेंड्स 10(1)(CA। क्या यहाँ पे एड्रेस पूछा है, यस एड्रेस पूछा है, सो दैट क्या है सप्लायर रिसिपेंट के दरवाजे पर क्या है दोस्तों ये गिफ्ट पहुँचा दे हैंडीक्राफ्ट वाला। तो क्लियरली माय डियर फ्रेंड्स अगर ओवर द काउंटर सेल में सप्लायर को रिसिपेंट का एड्रेस पता है कि क्या है यार, तो भैया उस केस में माय डियर फ्रेंड्स याद रखना रिसिपेंट का ही लोकेशन आ जाएगा एज द प्लेस ऑफ सप्लाई, जो बेसिकली माय डियर फ्रेंड्स क्या है बताइए, यस, ओके। अरे कहाँ है यार, अरे क्या रे आलो का रणबीर एंड आलिया, ओके। लेट्स से फॉर एग्जांपल यहाँ पे एट देयर होम यहाँ पे लिख देना, अब इन्होंने आंसर में कोई लिखा है क्या, जयपुर, ठीक है, जयपुर वर्ड मिस हो गया लगता है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई भी आ जाएगा जयपुर, ठीक है, डन। तो दोस्तों इस तरह से मैंने पूरी कोशिश की है कि भैया मैक्सिमम प्लेस ऑफ सप्लाई यहाँ पे आ जाए, ठीक है, डन। ये भी एक बहुत बढ़िया सा एग्जाम्पल है, चेक करो, मैक्सिमम लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। मिस्टर एलविस यादव, एलविस भाई, ओके, यस। तो आज
एल्विस भाई जो है अपने वो एक अनरजिस्टर्ड पर्सन है बेस्ड इन दिल्ली, बुकड अ टिकट विथ इंडिगो एयरलाइंस फॉर अ वोयाज फ्रॉम मुंबई टू अयोध्या. The flight in which he was commuting, okay, had its first scheduled departure point in Dubai, okay, but Elvish embarked his journey from Mumbai. During the flight, he took a device on rent to watch movies and also purchased packaged food items that were onboarded on the aircraft from Mumbai that has had a route of Dubai, Mumbai, Ayodhya. Will your answer be different if Elvish Yadav was a registered person? What shall be the place of supply for ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर सर्विस? तो दोस्तों सिंपल सी बात है, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर सर्विस में याद रखना हमेशा प्लेस ऑफ सप्लाई क्या आता है, लोकेशन ऑफ रिसिपेंट. अगर रिसिपेंट आपका रजिस्टर्ड है तो, अगर वो रिसिपेंट रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर दैट प्लेस वेयर द जर्नी एम्बार्क्स, ओके, वेयर द पैसेंजर्स जर्नी एम्बार्क्स माय डियर फ्रेंड्स. ओके, डन है. सेकेंड क्या है, गुड्स सप्लाइड ऑन बोर्ड अ कन्वेयंस. तो इस सिचुएशन में माय डियर फ्रेंड्स एक चीज़ प्लीज समझना कि बॉस आज गुड सप्लाई किया है, तो आज इस केस में गवर्नमेंट ने प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रखा है 10(1)(e) के तहत. ओके, करेक्ट. दैट प्लेस क्या है, अरे बोलो ना यार. यस, दैट प्लेस माय डियर फ्रेंड्स वेयर द गुड्स आर टेकन ऑन बोर्ड. यानी फर्क नहीं पड़ता कि फ्लाइट कहाँ से चढ़ा है, फर्क ये भी नहीं पड़ता है बेटा, सॉरी, फर्क नहीं पड़ता है कि फ्लाइट कहाँ से उड़ा है, चढ़ा नहीं उड़ा है. फर्क ये भी नहीं पड़ता कि पैसेंजर कहाँ से चढ़ा, फर्क पड़ता है तो सिर्फ एक बात से कि गुड्स कहाँ से ऑन बोर्ड हुआ है. आर यू कैरिंग इट? यस. ओके, एंड लास्ट माय डियर फ्रेंड्स, सर्विसेज सप्लाइड ऑन बोर्ड कन्वेंस. तो अगेन यहाँ पे माय डियर फ्रेंड्स फर्स्ट शेड्यूल डिपार्चर पॉइंट. तो अगर मुंबई, दिल्ली, लंदन है तो मुंबई, समझा, फर्स्ट शेड्यूल डिपार्चर पॉइंट ऑफ दैट कन्वेंस, एज सिंपल इज दैट. ओके, तो आज दोस्तों सिंपल सी बात है, एल्विस भाई क्या है दोस्तों, अनरजिस्टर्ड है. तो वो अपना जर्नी एम्बार्क कहाँ से करते हैं, बताओ कहाँ से जाना है उन्हें. तो बोला है वोयाज फ्रॉम मुंबई टू अयोध्या. तो भैया सिंपल सी बात है, ये हो जाएगा मुंबई. गुड सप्लाइड ऑन बोर्ड अ कन्वेयंस. ओके, तो भाई सिंपल सी बात है, हैज इज फर्स्ट शेड्यूल डिपार्चर पॉइंट इन दुबई बट एल्विश एम्बार्क्ड हिज जर्नी फ्रॉम मुंबई. ओके, ड्यूरिंग द flight he took a device on rent and also purchased packaged food items that were onboarded on the craft from Mumbai itself. तो ठीक है, ये भी मुंबई आ जाएगा. ओके, एंड सर्विस सप्लाइड ऑन बोर्ड अ कन्वेयंस. तो फिर यहाँ पे दोस्तों आपको पता ही होगा कि द फर्स्ट शेड्यूल्ड डिपार्चर पॉइंट इज दुबई, तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी दुबई है. ठीक है, तो ये 12(9) है, ये 12(10) है और ये 10(1)(e) है. गॉट इट? यस. तो इस तरह से क्या है, जो भी ट्रांसपोर्टेशन के रिलेशन में प्लेस ऑफ सप्लाई हो सकते हैं वो सब अपन ने एक ही में क्या है ले लिए, सो दैट क्या है आपको कंफ्यूजन ना हो कि गुड सप्लाई हो रहा है, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस सप्लाई हो रहा है, या फिर ऑन बोर्ड कन्वेंस पे कोई क्या है रेंट अ मूवी का सप्लाई ऑफ सर्विस हो रहा है. ठीक है, डन माय डियर फ्रेंड्स, डन बेटा डन. अच्छा, क्या आंसर अलग होता अगर एल्विश यादव रजिस्टर्ड होता? यस, क्योंकि फिर उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई एटलीस्ट वो एल्विश यादव के सिनेरियो में मुंबई नहीं होता, होता दिल्ली. दैट प्लेस वेयर द पर्सन इज एक्चुअली रजिस्टर्ड. ओके, डन फ्रेंड्स. ओके, नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड्स सीधा बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की विद रिस्पेक्ट टू 10(1)(b), जहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स बिल्ड टू शिप टू मॉडल की. ठीक है, यस, बिल्ड टू शिप टू मॉडल की. ओके, तो बात हो रही है दोस्तों पार्थ ऑफ पुणे की, जो महाराष्ट्र में एंटर हुआ है इनटू एन अग्रीमेंट टू सेल गुड्स टू बकुल भाई ऑफ बरेली. ओके, यस, उत्तर प्रदेश. While the goods were being packed in Pune, godown of Parth, Bakul got an order from Shreyas of Shimoga for the said goods. Okay, Bakul agreed to supply the goods to Shreyas and asked Parth to deliver goods directly to Shreyas at Shimoga. तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे बहुत ही एक छोटा सा क्या है ट्रांजैक्शन हुआ है. तो भैया आज बकुल है, श्रेयस है और पार्थ है. ओके, तो आज सिंपल सी बात है, आज बकुल जो है वो ऑर्डर करता है पार्थ को कि गुड्स भेज दे किसको, श्रेयस को. ठीक है, तो आज सिंपल सी बात है बकुल ने ऑर्डर किया है पार्थ को, तो ऑब्वियस सी बात है पार्थ सप्लायर है और रिसिपेंट कौन है, रिसिपेंट है बकुल. पार्थ
सप्लायर है, ओके, और रिसिपेंट कौन है? बकुल, क्योंकि इनवॉइस किस पे रेस हो रहा है? बकुल पे। क्यों? क्योंकि पेमेंट भी कौन करेगा? बकुल। क्यों? क्योंकि उसने ही ऑर्डर दिया है, उसने ही डायरेक्शन दी है। गॉट इट? यस, ठीक है। तो ये सिचुएशन है माय डियर फ्रेंड्स, ये है पार्थ और ये है बकुल, ठीक है। पार्थ का है पुणे महाराष्ट्र, बकुल का क्या है? यूपी, ठीक है, यस। तो ये है प्लेस ऑफ सप्लाईज फॉर 10(1)B, यानी कि यूपी। दैट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई माय डियर फ्रेंड्स, ओके, दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट, डन। ओके, तो ये सिचुएशन है, आई होप दैट मेक सेंस, ओके, डन। और हाँ, 10(1)A के तहत भी अगर आपको चाहिए, आपको लिखना है अगर, तो भैया ऑब्वियसली दूसरा फिर आ जाता है कि भैया ओके, रिसिपेंट है यहाँ पे कौन? ओके, पार्थ ने बकुल को किया, बकुल श्रेयस को करेगा, तो श्रेयस शिमोगा का है, कर्नाटका आ जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई, ठीक है, डन। नेक्स्ट 10(1)C है। नाउ दिस इज रियली इंटरेस्टिंग बिकॉज ये एक एग्जाम क्वेश्चन है। मिस्टर सुनील, अनरजिस्टर्ड पर्सन अंडर GST, इज रजिस्टर्ड ऑफ दिल्ली, is a resident of Delhi, I'm so sorry, and currently posted in Dehradun, Uttarakhand. He went on an official visit to Arunachal Pradesh. He purchased a leather bag on 15/10 from Arunachal, and a shopkeeper, Measures ABC, issued a tax invoice in the name of Sunil only. Sunil returned back to Dehradun along with the leather bag. ठीक है, determine the place of supply issued by Measures ABC to Sunil. तो दोस्तों सिंपल सी बात है, यहाँ पे उसने अपने स्टेट की, रिसिपेंट ने अपने स्टेट की कोई डिटेल नहीं दी, राइट, कोई एड्रेस का डिटेल ही नहीं दिया है, बेसिकली उसने कुछ नहीं दिया, स्टेट का नाम तक नहीं दिया, तो ये क्या माना जाएगा कि जहाँ शॉप थी वही माल बिका है। तो आज ही परचेज्ड अ लेदर बैग फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश, तो प्लेस ऑफ सप्लाई इज अरुणाचल प्रदेश, ओके, या दैट इज बेसिकली नथिंग एल्स बट माय डियर फ्रेंड्स लोकेशन ऑफ सप्लायर, ओके। नेक्स्ट, मिस्टर पिंटू, unregistered resident of Karnal, okay, went to visit Shimla along with his family in October. Due to some medical emergency, he purchased some medicines on 2010 from a medical store at Mall Road, and tax invoice was issued in the name of Pinto, mentioning the address of Karnal, okay, and that's it. He has only mentioned the name of the state. The medicines purchased were consumed in Shimla. अब इसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन मेरी तरफ आपका ये है कि क्या अगर बिल में सिर्फ और सिर्फ स्टेट का नाम लिखा जाए तो क्या वो पर्याप्त है? इज इट इनफ, या पूरा एड्रेस चाहिए? होली का नंबर, डिस्ट्रिक्ट का नंबर, घर का नंबर, लेन का नंबर, रोड का नंबर, कौन सा फ्लोर, कौन सा विंग, ये सब नहीं, सिर्फ और सिर्फ स्टेट चाहिए मुझे, क्योंकि वही मुझे हेल्प करेगा ये बताने के लिए कि भैया इसमें CGST SGST लगाओ या IGST, एज सिंपल इज दैट, ओके। तो उसने स्टेट का नाम दिया है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई फिर वही लूंगा, हरियाणा, ठीक है, डन। नेक्स्ट इज 12 सबसेक्शन 3, एंड इसमें मैंने तड़का लगाया है 13(4) का भी, ठीक है। तो आपको थोड़ा संभल के आंसर करना पड़ेगा बिकॉज बोथ आर सर्विसेज इन रिलेशन टू ए मूवेबल प्रॉपर्टी। अच्छा, 12(3) का क्या है, एक बार रिकैप्चुलेट करते हैं। 12(3) माय डियर फ्रेंड्स कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, अगर कोई भी सर्विस आप दे रहे हो इन रिलेशन टू ए मूवेबल प्रॉपर्टी माय डियर फ्रेंड्स, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या आ जाएगा? लोकेशन ऑफ इमोल प्रॉपर्टी, यस। और अगर वो इमोल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया है तो भाई उसका सीधा आउटसाइड इंडिया से लोकेशन ऑफ रिसिपेंट पे लेके आओ प्लेस ऑफ सप्लाई, एज सिंपल इज दैट, डन, ओके। पर ये तब काम करता है जब सप्लायर और रिसिपेंट दोनों कहाँ पे? इन इंडिया। क्या बेटा? इन इंडिया। 12(3) सेक्शन 12 ही लगता है तब, राइट। पर दोस्तों दोनों में से कोई भी एक, सप्लायर या रिसिपेंट, अरे सप्लायर या रिसिपेंट दोनों में से एक है आउटसाइड इंडिया, है आउटसाइड इंडिया, तो क्या होगा? तो 13(4) होगा, जहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई इज ओनली डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन ऑफ इमोल प्रॉपर्टी। डजेंट मैटर कि वो इमोल प्रॉपर्टी कहाँ पे, तेल लगाने का, वो मार्स में भी है, डजेंट मैटर, मार्स लिख के आ जाओ, समझा? So if it's outside India, it's outside India. If it's inside India, it's in India. Whatever the location of a mole property, you exactly take that. You don't tweak with that. Unlike 12(3) where you will tweak with that. If it's outside India, you will bloody not take that and take only the location of recipient. Did you get that? Did you get that straight? God damn it. Okay, अभी देख के आ रहा हूँ ना बेटा, एक प्लेलिस्ट करके क्या है, वेब सीरीज नेटफ्लिक्स पे, वो देख के आ रहा हूँ, तो थोड़ा क्या, you just want to speak in English.
with an accent, right? Just so that you will look cool. Yeah. And I often do that, especially after watching Suits. Comment in the comment section, Suits man, if you are listening to this lecture. Okay, next. बात कर रहे हैं दोस्तों हम लोग यहाँ पे केस 1, केस 2, केस 3, केस 4 की. केस 1 क्या है? दिल्ली में भाई साहब सप्लायर और ऋषि पंडे अपना कहाँ पे, चेन्नई में. क्यों, कैसे पता पड़ा? मिस्टर गोयल एन इंटीरियर डेकोरेटर प्रोवाइड्स प्रोफेशनल सर्विस टू हरीश जैन इन रिलेशन टू टू ऑफ इट्स इमूवेबल प्रॉपर्टी. दोनों ही इंडिया में. तो भैया सिंपल सी बात है, 12(3) लगेगा. लोकेशन ऑफ होम प्रॉपर्टी यूएसए में है, तो ये नहीं लेंगे, ये ले लेंगे. लोकेशन ऑफ ऋषि पंट. नेक्स्ट, दोनों इंडिया में ही है, खत्म बात. अगेन 12(3) लगेगा, दिल्ली में है तो दिल्ली को ही ले लेंगे. थर्ड, दोनों में से एक है कहाँ पे बेटा? इटली. अरे इडली नहीं रे गाउठी, इटली. ओके, इटाली बोलता है साला, गाउठी. ओके, तो दोस्तों दोनों में से एक है आउटसाइड इंडिया, तो यहाँ पे 13(4) लग जाएगा. एंड क्लियरली वहाँ पे लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी आएगा जो है मुंबई, तो प्लेस ऑफ सप्लाई मुंबई. पर अगर अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी इटली में है तो एज नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वही, तो वहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई आ जाएगा इटली, बिकॉज वहाँ पे सेक्शन 4 कवर होता है, 13(4) कवर होता है. 13(4) में यही बोला है कि भैया प्लेस ऑफ सप्लाई आपका फिक्स रहेगा, लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ही. दैट्स इट, एज सिंपल एज दैट. ओके, आई होप दैट मेक सेंस. डन. तो बस इस तरह से क्या आपको प्लेस ऑफ सप्लाई का छोटा छोटा बारीकियां समझना है. पब्लिक अक्सर क्या करता है, एक परसेप्शन बना लेता है. लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, सर ने बोला था प्लेस ऑफ सप्लाई लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, और अब आउटसाइड इंडिया है तो भैया लोकेशन ऑफ ऋषि पंट. अब सब जगह वही डाल देंगे. उसमें भी अगर सेक्शन ढंग से क्या आपके टीचर ने नहीं करवा तो 100% आप कंफ्यूज हो जाओगे. बिकॉज मैं तो बकायदा क्या लेक्चर में ये चीख के बोलता हूँ कि ये चीज़ को यहाँ पे अप्लाई मत करना, ये अलग अलग है. ठीक है, डन. ये पूरा मैं रटवा दूंगा दोस्तों, जुबानी करवा दूंगा समझाने के बाद. ऐसा नहीं है, लॉजिकली समझाने के बाद याद भी करवा दूंगा. मैराथन में याद रखना, बस नीचे लिखना पड़ेगा आपको, सर वी वांट मैराथन, दिल मांगे मोर. ओके, क्वेश्चन नंबर 7 करते दोस्तों. नया रिसेंट एक अमेंडमेंट आया है, और वो अमेंडमेंट में बोलूँगा सर्कुलर आया, उस सर्कुलर का ही पार्ट है. ठीक है, तो आज क्रिस्टल क्लियर वाटर है इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ मिनरल वाटर एंड रजिस्टर्ड अंडर GST. ठीक है, CCWL enters into a contract with global advertising agency registered under GST in Ahmedabad. ठीक है, ओके. गुजरात फॉर डिस्प्लेइंग इट्स एडवर्टीजमेंट ऑन होर्डिंग्स एट अवार्ड्स event at the Convention Center, Gandhinagar, Gujarat on 31/10. The structure on which hoardings are to be displayed is taken on rent by GAA from Mr. Kapoor, who is an unregistered person. Determine the place of supply for tax invoice to be raised by GAA to CCWL. ठीक है, तो दोस्तों ऑब्वियसली माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप देखेंगे कपूर भाई सर्विस दे रहा है GAA को, और GAA सर्विस दे रहा है CCWL को. अब ये जो सर्विस दे रहा है वो क्लियरली एडवर्टीजमेंट सर्विस है. ठीक है, और ऑब्वियसली ये जो इसको सर्विस दे रहा है वो ओके लोग ऑब्वियसली सर्विस है इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो 12(3) लग जाएगा, और यहाँ पे 12(2) लग जाएगा. बिकॉज मैं एडवर्टीजमेंट सर्विस CGSG UTLA को नहीं दे रहा हूँ, तो ये 12(14) में नहीं आएगा, ये 12(2) में आएगा, बिकॉज मैं एक प्राइवेट एंटिटी को दे रहा हूँ. तो ऑब्वियसली माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई आ जाएगा लोकेशन ऑफ रिसिपेंट. तो CCWL कहाँ पे रजिस्टर्ड है? वो रजिस्टर्ड है मुंबई में, तो प्लेस ऑफ सप्लाई भी क्या आएगा? मुंबई. पर मैं अगर आपसे पूछूं इसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या आएगा, तो भैया इसका वही प्लेस ऑफ सप्लाई आएगा जहाँ पे ये होर्डिंग टंगा हुआ है, राइट. और वो टंगा हुआ है कहाँ पे? कन्वेंशन सेंटर गांधीनगर गुजरात, जहाँ पे कन्वेंशन हो रहा है उसी के आजू बाजू होर्डिंग लगेगा ना भाई, तो वही है प्लेस ऑफ सप्लाई, गांधीनगर. ठीक है, गुजरात. डन. तो ऐसा कुछ है. ठीक है, अपने को पूछा नहीं वो अलग बात है, पर पता होना चाहिए अपने को. ठीक है, अब नेक्स्ट है बाबा LIC based in UP approached Monk Media in Mumbai to advertise their brand on streets of Lucknow. Monkey Media outsourced this entire project to Bright Outdoor, where Bright Outdoor would be responsible making the creative shoots to be done, locations to be scouted for ads, and period for which they need to be keep the hoardings. In this case, what shall be the place of supply of service that Bright Outdoor is supplying Monkey? तो इधर ब्राइट आउटडोर मंकी को दे रहा है और मंकी बाबा LIC को दे रहा है रे.
तो ये तो ऑब्वियसली एडवर्टीजमेंट सर्विस दे रहा है, पर फॉर अ चेंज ब्राइट आउटडोर भी दोस्तों एडवर्टाइजिंग सर्विस ही दे रहा है। यस, क्योंकि बेटा वो सिर्फ होर्डिंग भाड़े पे नहीं दे रहा है, होर्डिंग पे क्या लगेगा, क्या क्रिएटिव होगा, कितने दिन होंगे, ये सब क्रिएटिव डिसीजंस भी दोस्तों बाबा इलायची ले रहा है, सॉरी ब्राइट आउटडोर ले रहा है। तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट ही उसको आउटसोर्स कर दिया, फ्रॉम क्रिएटिव्स टू कितना टाइम लगना चाहिए, क्या एक्सपोजर होगा, कहाँ मैक्सिमम आई बॉल्स मिलेंगे अपने को। यस, ये पूरा स्ट्रैटेजी वो कर रहा है। तो ये भी 12/2 और ये भी 12/2, समझा। और इसीलिए यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई आ जाएगा क्या, लोकेशन ऑफ रिसीपेंट, अगर रिसीपेंट रजिस्टर्ड है तो, और अगर नहीं है तो सप्लायर को रिसीपेंट का जो एड्रेस होगा पता, तो रिसीपेंट का लोकेशन, वो भी नहीं पता तो सप्लायर का लोकेशन। तो क्लियरली दोस्तों यहाँ पे ओके, अगर आप देखेंगे ओके, ब्राइट आउटडोर सर्विस दे रहा है मोंक मीडिया को। मोंक मीडिया कहाँ पे है दोस्तों, यस मुंबई। ओके, मैं रादर ऐसा बोलूँगा कि भैया रजिस्टर्ड इन मुंबई, ठीक है, डन, ये सिचुएशन है। ओके, नेक्स्ट, Kamlesh Caterers registered in Mumbai supplying catering service to Mr. Virat based in Delhi on his wedding which is held in Italy। अब दोस्तों जब बात स्पेसिफिकली मैं 12/4 की करता हूँ ना, केटरिंग, फिटनेस, सैलों, या फिर अपना क्या है ब्यूटी पार्लर, सैल, केटरिंग, फिटनेस, ब्यूटी पार्लर एंड अपना रेस्टोरेंट, ओके, तो इसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या आएगा, दैट प्लेस वेयर द सर्विस इज एक्चुअली परफॉर्म्ड, ठीक है। अब इसको जनरली लोग कंफ्यूज कर देते हैं ओके, इस बात से कि अगर ये भी आउटसाइड इंडिया हुआ तो लोकेशन ऑफ रिसीपेंट ही प्लेस ऑफ सप्लाई। तो जनरली दिस इज बीइंग कंफ्यूज्ड विथ, आई थिंक सो ओके, वो एडमिशन टू इवेंट वाला सर्विस मेरे हिसाब से, या फॉर दैट मैटर सर्विसेज इन रिलेशन टू इमोल प्रॉपर्टी, क्योंकि एक नैरेटिव बन गया आपके दिमाग में। नैरेटिव क्या बन गया, अरे भैया इमोल प्रॉपर्टी बाहर हो या इवेंट बाहर हो, वहाँ का कैंसिल करो, रिसीपेंट को बना दो क्या प्लेस ऑफ सप्लाई। कब, जब रिसीपेंट अनरजिस्टर्ड, बराबर, यस। तो एक नैरेटिव घुमा है, समझा। और ये अनरजिस्टर्ड रजिस्टर्ड का स्टेटस आप 12/7 में देखना है, इमोल प्रॉपर्टी में तो वो भी नहीं देखना। इमोल प्रॉपर्टी में इमोल प्रॉपर्टी ही देखना है आपको, तेल लगाने का रिसीपेंट कौन, आपका इमोल प्रॉपर्टी बाहर है, लोकेशन ऑफ रिसीपेंट ही आएगा, अगर ऑब्वियसली वो रिसीपेंट सप्लायर इंडिया के अंदर है 12/3 ट्रिगर जब होता है तो। पर वही नैरेटिव आप क्या है यहाँ पे भी अप्लाई करते हो और इसीलिए गलती कर देते हो, क्योंकि यहाँ पे तो बोला है दैट प्लेस वेयर द सर्विस इज परफॉर्म्ड। तो इटली में शादी हो रही है तो भैया प्लेस ऑफ सप्लाई इटली ही होगा, नहीं होगा वो रिसीपेंट का लोकेशन। इसीलिए क्या है, इसको डाला है मैंने, सो दैट आप कंफ्यूज और गलत आंसर दे दे, ठीक है। ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल सर्विस, रिसीपेंट रजिस्टर्ड है उसी का लोकेशन, नहीं है रजिस्टर्ड तो दैट प्लेस वेयर ट्रेनिंग इज हेल्ड। एंड यहाँ पे अगर आप चेक करोगे डीओ कंसल्टेंट्स जो इम्पार्ट कर रहा है जीएसटी ट्रेनिंग सर्विस, राइट, टू हुम, टू सन सीमेंट्स लिमिटेड गुवाहाटी, राइट। और ये कहाँ पे हो रहा है सब, राइट, ये कहाँ पे हो रहा है, तो क्लियरली बोला है ओके, इन दिस केस द ट्रेनिंग इज हेल्ड एट द कंपनीज कोलकाता ऑफिस विच इज ऑल्सो रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। तो भैया पर कॉन्ट्रैक्ट तो आपका कोलकाता ऑफिस के साथ, गुवाहाटी के साथ हुआ ना, तो प्लेस ऑफ सप्लाई भी क्या आएगा, गुवाहाटी, क्योंकि रिसीपेंट रजिस्टर्ड है और उस रजिस्टर्ड बंदे के साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो प्लेस ऑफ सप्लाई भी आएगा क्या, गुवाहाटी, आसाम। नेक्स्ट 12/9, ये बहुत इंटरेस्टिंग सर्विस है। यहाँ पे आप लिटरली एक पास इशू कर रहे हो फॉर फ्यूचर यूज़, कि भैया मुझे पता है मैं डेली अप डाउन कर रहा हूँ 1 महीने से, तो मैं पूरे 1 महीने का एक साथ निकालूँ ना पास, भाई ये क्या है, ये हर रोज़ का हर रोज़ टिकट निकालो, लाइन में खड़े हो, जब OTP डालो, UTS ऐप यूज़ कर रहे हो, थोड़े आप टेक सेवी हो तो नॉनसेंस, बोला एक ही साथ निकाल दो। अब यहाँ पे इशू ये आ गया कि रिसीपेंट रजिस्टर्ड है तो चलो ठीक है, पर अनरजिस्टर्ड है तो भैया एम्बार्केशन पॉइंट निकालूँ क्या मैं एट द टाइम ऑफ सप्लाई सर्विस, विल आई नो दैट, नो। Even if the pass is from Mumbai to Surat, you cannot say Mumbai will be your embarkation point of the passenger, because it's not a one-way travel. You can travel to and fro for n number of times for entire 1 month. तो आज ऐसा हो सकता है ना, मैं गाड़ी क्या है मुंबई से जा रहा हूँ और फिर मुंबई से अगर सूरत है तो ऐसा हो सकता है ना कि आज अगर पास है मेरे पास तो मैं मुंबई से सूरत पहले क्या है गाड़ी में जा रहा हूँ और फिर वापस ट्रेन में आ रहा हूँ, अरे ऐसा भी तो हो सकता है। तो फिर ऐसे केस में गवर्नमेंट ने बोला इसका तो एम्बार्केशन पॉइंट लेना ही डिफ़िकल्ट होगा, तो गवर्नमेंट ने फिर बोला ठीक है काम करते हैं 12/9 में इसको नहीं डालते हैं, इसको 12/9 से 12/2 में डालते हैं। रिसीपेंट रजिस्टर्ड है तो लोकेशन ऑफ रिसीपेंट, नहीं है तो भैया सप्लायर को रिसीपेंट का लोकेशन पता तो लोकेशन ऑफ रिसीपेंट, नहीं पता तो सप्लायर का लोकेशन, एज सिंपल एज दैट, ठीक है।
तो इंडियन रेलवेज इन मुंबई हैज इशूड मंथली पास टू ट्रैवल फ्रॉम सूरत टू बड़ौदा फॉर मिस्टर आयुष रजिस्टर्ड इन अहमदाबाद. Okay, Indian Railways has not asked for address details of Ayush. What shall be the place of supply if he is unregistered? If he is registered, तो place of supply आ जाएगा आयुष. ओके, तो आयुष रजिस्टर्ड इन अहमदाबाद, तो प्लेस ऑफ सप्लाई आ जाएगा अहमदाबाद. पर अगर वो अनरजिस्टर्ड है तो केस 12(9) में नहीं 12(2) में जाएगा. अगेन क्या लोकेशन ऑफ रिसीवेंट पता है? यस. और वो क्या है? अहमदाबाद. तो प्लेस ऑफ सप्लाई अहमदाबाद. ठीक है, डन. और अगर नहीं पता है, ओके हाँ चलो, अगर नहीं पता है, जो मुझे लगता है कि मैक्सिमम केस में नहीं पता होगा, और सॉरी माय बैड, मैंने देखा नहीं क्वेश्चन, हैज़ नॉट आस्क्ड द डिटेल्स ऑफ हिज एड्रेस. माय बैड, स्लिप ऑफ थॉट, स्लिप ऑफ टंग, जो भी है. तो नहीं बोला है तो फिर सिंपल सी बात है, यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई आ जाएगा, लोकेशन ऑफ सप्लायर ओनली, दैट इज़ मुंबई. क्योंकि एड्रेस नहीं पूछते हैं आपको जब आप रेलवे पास बनाते हो. ऐसा नहीं बोलते बता कहाँ रहता है तो ही पास दूंगा, यहाँ पे रहता है तो. समझा? ऐसा नहीं होता है भाई. ओके नेक्स्ट, सेक्शन 9 दोस्तों बात कर रहे हैं हम लोग मिस गौरी का, जो एक इंटीरियर डेकोरेटर है, रजिस्टर्ड इन महाराष्ट्र एंड रेनोवेटिंग अ स्ट्रक्चर दैट इज सिचुएटेड ऑन अरेबियन सी. फ्रॉम महाराष्ट्र इट इज 10 नॉटिकल माइल्स, फ्रॉम गुजरात इट इज 13. तो सेक्शन 9 यही बोलता है कि भैया जो स्टेट अपना अप्रोप्रिएट बेसलाइन के नज़दीक है, ठीक है, वो ही आ जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई. तो यहाँ पे नज़दीक वाला कौन सा स्टेट है? महाराष्ट्र. तो प्लेस ऑफ सप्लाई महाराष्ट्र. तो LOS महाराष्ट्र, POS भी महाराष्ट्र, CGST और महाराष्ट्र SGST लगा दो भैया, इंट्रास्टेट है. समझा? यस. अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 8 का ऊपर है ये. तो याद रखना, डिस्टिंक्ट पर्सन आपको ये तो पता ही होगा 25(4) में क्या बोला है. ओके, सेक्शन 25(4) ऑफ CGST एक्ट कि दोनों अगर ब्रांचेस रजिस्टर्ड है इन सेम स्टेट और डिफरेंट स्टेट, और दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है, डिस्टिंक्ट पर्सन होगा. एक रजिस्टर्ड है, एक अनरजिस्टर्ड है, ठीक है, एक रजिस्टर्ड है और एक अनरजिस्टर्ड है, पर याद रखना वो दूसरे स्टेट में है, तो भैया वो भी डिस्टिंक्ट पर्सन होगा. और एक लास्ट चौथा चीज़, राइट, जहाँ पे एक ब्रांच इंडिया में है और दूसरी ब्रांच आउटसाइड इंडिया है, तो फिर इस केस में भी वो डिस्टिंक्ट पर्सन हो जाएगा. और ये एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 8 बोलता है. ठीक है, तो आज दोस्तों यहाँ पे Infosys registered in Boston is supplying IT services to Infosys based in Bangalore without any consideration. Will it be considered as supply? Yes, because the supply is between distinct person. Without consideration in the course of business, 7 months ही ट्रिगर हो जाएगा दोस्त, क्योंकि डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में ही ट्रांजैक्शन है. ओके फ्रेंड्स, अब इसके बाद हम लोग करने वाले सेक्शन 13 के थोड़े एडजस्टमेंट्स और थोड़े ट्रिकी एस्पेक्ट्स है प्लेस ऑफ सप्लाई के, वो, और उसके बाद सेक्शन 14 एंड 14A, एंड देन वी आर डन. ओके, हार्डली कुछ 4 से 5 क्वेश्चन है एंड देन वी आर डन माय डियर फ्रेंड्स. ओके फ्रेंड्स, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की, जो है सेक्शन 13 से. XY Limited registered in Rajasthan received legal service from an attorney in UK, unrelated person, in relation to registration of trademark in UK. A consideration of £8 was paid by the company to the attorney in UK. Determine the place of supply and suggest if XYZ is required to pay taxes per RCM. तो भाई पहले ये चेक करो क्या सीन. सबसे पहले तो प्लेस ऑफ सप्लाई ढूंढो यहाँ पे क्या है. तो बस सेक्शन 13 है और बात हो रही है लीगल सर्विस की, तो क्लियरली ये 13(2) में ही आएगा, बिकॉज स्पेसिफिकली लीगल सर्विस और कहीं पे भी डिफाइंड नहीं है. ठीक है, तो फिर इस सिनेरियो में 13(2) में सिंपल सी बात है, सप्लायर को पता है रिसीवेंट का लोकेशन, तो रिसीवेंट का ही आएगा, नहीं है तो फिर सप्लायर का लोकेशन आ जाएगा. तो क्लियरली दोस्तों यहाँ पे हमको पता है कि भैया अटॉर्नी UK से है, राइट. तो अब LOS कहाँ पे है? सिंपल सी बात है, UK से ही है, राइट. सप्लायर का लोकेशन, और सॉरी आई एम सो सॉरी, रिसीवेंट का लोकेशन क्या है? राजस्थान. और LOR भी क्या है? राजस्थान. यस, ठीक है. तो यही तीन क्या है चीज़ें कंसिडर करनी होगी आपकी, कि LOS इज आउटसाइड इंडिया, POS इज इन इंडिया एंड LOR इज ऑल्सो इन इंडिया. अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो आप इम्पोर्ट ऑफ सर्विस इसे बोल सकते हो. और इम्पोर्ट ऑफ सर्विस अगर कंक्लूड कर दिया तो सब 5 सबसेक्शन 3 के तहत दोस्तों RCM के तहत रिसीवेंट ही टैक्स पे करेगा, यानी कि XY लिमिटेड ही क्या है टैक्स पे करेगा एज पर RCM. ठीक है, तो पहले प्लेस ऑफ सप्लाई बता दो 13(2) के हिसाब से, फिर इम्पोर्ट ऑफ सर्विस है वो बता दो, और फिर RCM के तहत XY पे करेगा 5(3) के तहत वो बता दो. दैट्स इट.
ठीक है, नेक्स्ट। ओके फ्रेंड्स, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। अब यहाँ पे RST एक कॉर्न चिप्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, USA में बैठा है, उसको लॉन्च करना है प्रोडक्ट इन इंडिया। तो वो ABC कंसल्टेंट्स को बुलाता है मुंबई के कि भाई सुन, हमको है ना बहुत सर्वे करना है इंडिया में कि भैया उनका टेस्ट पैलेट क्या है, सेंसिबिलिटीज़ क्या है बिफोर लॉन्चिंग इट इन इंडिया। तो आप एक काम करो, आप हमारे लिए क्या है, सर्वे करो इन इंडिया टू इनेबल those changes in the chips so that we can launch the product according to the Indian, okay, Indian palate, Indian taste palate, as simple as that। तो अगर आप चेक करोगे दोस्तों, तो ये कोई ऐसा सर्विस नहीं है जो गुड्स के बिना नहीं हो सकता, राइट। इट्स नॉट गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ 13(3), समझा। ये 13(2) वाला केस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गुड्स का फिजिकल प्रेजेंस होना ज़रूरी नहीं है, हमको सिर्फ एक सर्वे लेके आना कि जनरली इंडियंस को खट्टा पसंद है, मीठा पसंद है, खारा पसंद है, चिप्स कौन से टाइप के प्रेफर, ऐसे टाइप का एक सर्वे फॉर्म भरवाना है। तो ABC क्या है, अपना वो सैम्पल डिस्कस कर लेगा RST के साथ कि आपको 1000 10,000 कितने लोगों का डेटा चाहिए, बताओ, मैं करवा दूंगा ये काम, सिंपल। ठीक है, आप इतना पैसा क्या है मैं चार्ज करूँगा, एज सिंपल एज दैट। तो यहाँ पे ABC कंसल्टेंट्स सर्विस दे रहा है RST को। तो भैया इसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या आएगा 13(2) के हिसाब से, लोकेशन ऑफ रिसिपेंट, राइट, एंड दैट इज USA। अच्छा, सप्लायर का लोकेशन क्या है, मुंबई, लोकेशन ऑफ रिसिपेंट क्या है, USA, एंड फॉरेन एक्सचेंज में पैसा भी मिल रहा है। ठीक है, यस। तो दोस्तों ये एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस की सभी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर देता है ना, अकॉर्डिंगली माय डियर फ्रेंड्स ये जीरो रेटेड सप्लाई हो जाएगा, इस पर GST लगेगा ही नहीं। ठीक है, तो पहले समझो कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या लगेगा, और अगर आपको पूछ लेते हो आगे जाके कि इम्पोर्ट है एक्सपोर्ट है, तो उस पर भी कमेंट कर दो, कीपिंग इन माइंड इट्स कंडीशंस। ठीक है, okay friends, next question। Sanmati Industries registered in the state of Maharashtra receives a machinery for repair in its workshop located in Mumbai from Mitsubishi, an automobile manufacturing company based in Japan। The repair work was carried out by Sanmati Industries, for which it was to be paid in a convertible foreign exchange, and goods were returned to Mitsubishi after being used for some time in India। Now look at that, look at that। While raising the invoice, the accountant of Sanmati approaches you with a dynamic QR code should be attached on the invoice। उसका टर्नओवर 550 करोड़ है in the preceding financial year, but more than that I am genuinely concerned about what is the place of supply here, right? Just focus on that। तो यहाँ पे हुआ क्या है, वेरी सिंपल। सन्मति रजिस्टर्ड इन महाराष्ट्र रिसीव्स अ मशीनरी फॉर रिपेयर इन इट्स वर्कशॉप, और वो कहाँ से आ रहा है भैया, जापान से आ रहा है। तो जापान से एक मशीनरी आया, उसको मुझे रिपेयरिंग करना है और वापस भेज देना। अब आइडियली मैं अगर क्या वैसा करता कि वो मशीन आया, उसे मैं रिपेयर करता और वापस भेज देता, तो ये क्लियर केस था जहाँ पे दोस्तों 13(3) का ये क्लियर केस था एक्सेप्शन का, राइट। एक्सेप्शन का यानी कि बस 13(3) यहाँ पे नहीं लगेगा, बिकॉज क्लियरली क्या यहाँ पे ओके आप सर्विस दे रहे हो ऑन गुड्स, क्या आपको फिजिकल प्रेजेंस गुड्स का ज़रूरी था, यस। तो ये 13(3) बनता। पर दोस्तों जब भी क्या ऐसा सिचुएशन होता है कि हम लोग इंपोर्ट करते हैं गुड्स को रिपेयर करने के बाद, यानी उस पर कोई भी ट्रीटमेंट या प्रोसेस करने के बाद उसे वापस भेज देते हैं, तो गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली बोला है कि इसमें बस इसमें 13(3) मत यूज़ करना। ठीक है, तो फिर हम लोग सोचते हैं कि भाई अच्छा ओके 13(3) नहीं आएगा तो कौन सा सेक्शन आएगा, तो डिफ़ॉल्ट सेक्शन 13(2) आ जाता है। अब ऐसा किया क्यों, ऐसा किया इसके लिए माय डियर फ्रेंड्स, सो दैट इसका प्लेस ऑफ सप्लाई जो है लोकेशन ऑफ रिसिपेंट आ जाए, जो आ जाएगा जापान। अच्छा, सप्लायर कौन हूँ, मैं हूँ, तो मैं तो कहाँ हूँ, महाराष्ट्र में हूँ बेटा, राइट। अच्छा, रिसिपेंट कौन है इसका, तो ऑब्वियसली सर्विस का रिसिपेंट भी क्या जापान वाला ही होगा जिसकी मशीनरी थी, राइट। एंड पैसा आपको मिल रहा है फॉरेक्स में। तो गवर्नमेंट क्लियरली इसका इरादा था क्या कि इसको वो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस बना दे, और जो सर्विस मैं दे रहा हूँ उस पर GST ना लगे, वो ज़ीरो रेटेड सप्लाई हो जाए, वही इंटेंशन था। इसी के कारण ओके सिंपल सी बात है गवर्नमेंट ने ये प्रोविज़न निकाला था, राइट। पर यहाँ पे ये हो नहीं रहा है दोस्तों, मुद्दा ये है कि यहाँ पे ये हो नहीं रहा है, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन जो रेलेवेंट है ये 13(3) के एक्सेप्शन में आने की, प्रोविज़ो में आने की, वो ये थी कि आप जब मशीन इंपोर्ट करते हो उस पर रिपेयरिंग करते और वापस भेज देते, तो बहुत ज़रूरी है कि आप उसे विदाउट यूज़ किए हुए इंडिया में, ओके विदाउट यूज़ आप उसे भेज दें,
क्योंकि अगर आप उसे यूज़ कर लेते हैं ना तो फिर वो एक्सेप्शन में नहीं आता, तो फिर वो 13(3) का ही पार्ट बन जाता है। और क्यों ना बने, क्यों ना बने, क्योंकि आपने उसे यूज़ किया है तो उसका भाई खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। और उसके कारण दोस्तों प्लेस ऑफ सप्लाई आपका जापान नहीं रहेगा, वो महाराष्ट्र हो जाएगा। यस, जहाँ पे ये सर्विस परफॉर्म हुआ है। सप्लायर तो महाराष्ट्र में था ही, रिसिपेंट आपका हो गया, तो यहाँ पे बकायदा मैं उसे इनवॉइस में CGST और महाराष्ट्र SGST लगाऊंगा और वो पे करेगा, क्योंकि इसका प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया में है तो गुना भी इंडिया में, तो GST भी लगेगा। गॉट इट। ये एक स्टेटमेंट ने पूरा गेम बदल दिया। पूरा वो एक्सेप्शन में जो कवर होने वाला था वो सीधा अभी 13(3) में कवर हो गया। ठीक है, ये सीन है। छोटी छोटी चीज़ें है, पर क्या है, आप रीड नहीं करोगे ना तो फिर गलत आंसर ही लिख के आओगे, फिर बोल दोगे अरे मैंने तो सेम ही लिखा था भाई। अरे क्या सेम लिखा था गाउठी, पहले देख तो सही क्या चीज़ें है। ठीक है, परफेक्ट। एंड क्लियरली माय डियर फ्रेंड्स, ओके, अभी आपको ये पता होना चाहिए कि भैया अगर ई इनवॉइस है तो B2B सप्लाई होता है, डायनामिक QR कोड है तो भैया B2C सप्लाई होता है। तो सबसे पहले आपको ये फिगर आउट करना है कि ये B2B है या B2C सप्लाई, राइट। और दूसरा आपको ये भी पता होना चाहिए दोस्तों कि भैया डायनामिक QR कोड एक्सपोर्ट्स पे अप्लीकेबल नहीं होता, पर क्या ये एक्सपोर्ट है, सबसे पहला क्वेश्चन वो आएगा, राइट। तो क्लियरली ये एक्सपोर्ट तो नहीं है, राइट, क्योंकि एक्सपोर्ट के लिए दोस्तों बहुत ज़रूरी है कि प्लेस ऑफ सप्लाई जो है वो आपका जापान हो, पर यहाँ पे तो महाराष्ट्र, तो भैया वो तो होगा नहीं, राइट। ओके, तो पर एक और चीज़ इसमें ये याद रखना, एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन आया था, राइट, कि आज वैसे तो आप बोल सकते हो कि सर ये तो क्या है, अपना बंदा आउटसाइड इंडिया है सर, तो ये तो अनरजिस्टर्ड ही होगा GST में, तो B2C में डाल दो, डायनामिक QR डाल दो। अरे डायनामिक QR कोड का यूजेबिलिटी तो देख पहले, क्या है कि इनवॉइस में क्या है, डायनामिक QR कोड होगा, तो इंटेंशन क्या था भैया ये कंप्लायंस डालने का कि बंदा सीधा जीपे कर ले, समझा, डिजिटल इंडिया को आगे बढ़ाने के लिए कॉन्सेप्ट था और कुछ नहीं था, इसीलिए तो B2C सप्लाई है। पर वो अरे ये क्लाइंट आपका कहाँ पे है यार, फॉरेन में ये क्लाइंट आपका, वो जीपे करेगा क्या? अरे जीपे चलता भी नहीं है वहाँ पे गाउठी, समझा, तो कोई पॉइंट ही नहीं है वहाँ पे क्या QR कोड डालने का, नॉनसेंस। तो इसीलिए क्या है, ये कंप्लायंस उस सिनेरियो एक्सपोर्ट्स में तो है ही नहीं, पर अगर ऐसा हुआ कि कोई बंदा है, कोई ट्रांजैक्शन है जिसका प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया में है और इसी पॉइंट का लोकेशन आउटसाइड इंडिया है, तो भैया गवर्नमेंट ने उस केस में भी बोला है कि भैया कोई क्या है, ज़रूरत नहीं है डायनामिक QR कोड डालने की, ठीक है, सो मत डालना, कोई दिक्कत नहीं। तो ये भी मुझे लगता है काफ़ी एक इंटरेस्टिंग सा क्या था, एस्पेक्ट था कि भैया जो क्लैरिफिकेशन है यहाँ पे उन्होंने दिया है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था, राइट, कि प्लेस ऑफ सप्लाई इज़ इन इंडिया पर LOR इज़ आउटसाइड इंडिया। तो उस केस में भी बोल दिया है बॉस कि आपको QR कोड लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, डन फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, बात करते हैं क्वेश्चन 17 की। अभी क्वेश्चन 17 में समराइज करके ही दे देता हूँ आपको। यहाँ पे सिंपल सी बात है, अल्फा एक मैन्युफैक्चरर है, ओके, ऑफ मशीनरी, एंड गामा बेसिकली क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है अल्फा को एक ग्राहक ढूंढने में जो है बीटा, ठीक है, और पूरा वो सेल वेल एग्जीक्यूट हो जाए उसका सब ध्यान कौन रखेगा, अल्फा रखेगा, और उसको पेमेंट कौन करेगा, गामा करेगा, ठीक है, यस। तो अल्फा अपना कौन है, ओके ओके फ्रेंड्स, अभी हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की, और बात यह है कि भैया अल्फा एक मैन्युफैक्चरर है और वो ग्राहक ढूंढ रहा है भाई मशीन बेचने के लिए, और उसको वो ग्राहक मिल भी जाता है इन द नेम ऑफ बीटा, और उसका ये मिलन कौन करवाता है, तो भैया गामा। तो गामा अपना कौन है भैया, एजेंट है, ठीक है, जो अल्फा को बोलता है भाई मैंने तेरे लिए ग्राहक ढूंढ लिया, ये आइडियल ग्राहक है, तेरी प्राइस पे मिल जाएगा, और उसका नाम है बीटा, पूरा एग्जीक्यूट करवाता है सेल वेल और ख़त्म, फाइनली ओके, अल्फा गामा को पे कर देता है कमीशन वगैरह जो उसका बनता है, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों याद रखना आपको कंडीशंस लिखनी पड़ेगी कि भैया ये जो बंदा है कौन, ये गामा, ठीक है, ये एजेंट है, और ये एजेंट बनने की क्या है पूरी कंडीशन को सेटिस्फाई करता ही आपको लिखना पड़ेगा। कैसे, सबसे पहला ये बोल के कि भैया यहाँ पे 3 पार्टीज इन्वॉल्व है, बायर सेलर और एजेंट, राइट, करेक्ट। दूसरा क्या है कि भैया क्लियरली यहाँ पे जो कैरेक्टर है ओके वो बंदे का यानी गामा का वो एक एजेंट या ब्रोकर का है, ओके, ऑफ एनी सिमिलर पर्सन। थर्ड यहाँ पे ये बोला है कि भैया वो ओन अकाउंट पे कुछ नहीं बेच रहा है, खुद अपना टाइटल ट्रांसफर नहीं कर रहा है गुड्स का, किसी और का करवा रहा है,
ठीक है। और सब कॉन्ट्रैक्टिंग तो हो ही नहीं रही भाई यहाँ पे। ओके, सब कॉन्ट्रैक्टिंग इज व्हाट? सब कॉन्ट्रैक्टिंग इज बेसिकली ट्रेडिंग। पर ट्रेडिंग में क्या है, गुड्स एक्स से लिया वाई को दिया। तो सब कॉन्ट्रैक्ट भी वही कि आपने बड़ा कॉन्ट्रैक्ट लिया 100 करोड़ का और 10 करोड़ का किसी और को दे दिया, तो उसने काम कर दिया, आपने उसको पेमेंट कर दिया, और कहाँ से लेके आए पैसा? 100 करोड़ वाला तो दे ही रहा है ना आपको, तो वहाँ से 10 करोड़ इसको दे दिया, 90 करोड़ अपने पास रखा पैसा। तो वो तो क्या है, ऑब्वियसली उसमें टाइटल ट्रांसफ़र होता ही है, उसमें ओन अकाउंट में चीज़ें कर ही रहे हो आप, तो वैसा सीन है। ठीक है, तो ये कंडीशंस आपको लिखनी पड़ेगी। एंड 13(8) में याद रखना माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग कवर करते हैं इंटरमीडियरी सर्विसेज, हायरिंग ऑफ अपना हायरिंग ऑफ दिस क्या वेसल एंड एयरक्राफ्ट वाला सर्विस, राइट, फॉर अप टू 1 मंथ। एंड तीसरा है अपना ये बैंकिंग सर्विस, राइट, टू योर अकाउंट होल्डर्स। तो उसमें प्लेस ऑफ सप्लाई क्या आता है? लोकेशन ऑफ सप्लायर, राइट, लोकेशन ऑफ सप्लायर। और वो कौन है यहाँ पे माय डियर फ्रेंड्स? ओके, यूएसए। ओके, क्यों? क्योंकि भैया हम लोग को गामा का लोकेशन देखना, तो गामा कहाँ रहता है? यूएसए, तो प्लेस ऑफ सप्लाई भी आ जाएगा यूएसए। यस, ओके, डन। Next, question number 18. XYZ has obtained a loan from a foreign bank. The company does not have an account with the foreign bank from whom it's taken the loan. Whether RCM liability under GST law should be discharged in respect of import of service received in relation to loan. सबसे पहले तो भैया लोन अपने आप में कोई सर्विस नहीं है, ठीक। लोन इज मनी, नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस। तो उसके रिलेशन में जीएसटी लायबिलिटी ही अराइज नहीं होगा, बिकॉज वो ना ही गुड्स है ना ही सर्विस। ओके, पर उसके रिलेशन में अगर कोई चार्जेस आते हैं, ठीक है, तो याद रखना वो 13(8) में तो नहीं आएंगे, बिकॉज बहुत ज़रूरी है कि 13(8) में आप कंडीशन कौन सा डालो, वेयर बैंक इज गिविंग सर्विस टू इट्स ओन अकाउंट होल्डर। तो यहाँ पे तो अकाउंट होल्डर की बात हो ही नहीं रही। तो अगर कोई सर्विस चार्जेस भी है जो लग रहा है, राइट, तो वो 13(2) में ही जाएगा फिर केस, ठीक है, लोकेशन ऑफ रिसीपेंट। ओके, तो yes, RCM liability needs to be discharged on such services. The place of supply of services supplied by banking in case either supplier or recipient is outside India is location of supplier provided. Said services are supplied to account holder, जैसे मैंने बताया था. Otherwise, the location of recipient shall be the place of supply because that then is governed by 13(2). ठीक है. Accordingly, in this case, place of supply is the location of recipient, और वो clearly यहाँ पे ओके XYZ रिसीपेंट का जो भी क्या है लोकेशन होगा वही आ जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई, जो इंडिया है। एंड सिंस द सप्लायर इज आउटसाइड इंडिया, रिसीपेंट एंड प्लेस ऑफ सप्लायर इन इंडिया, इट क्वालिफाइज एज इम्पोर्ट ऑफ सर्विस, और उस पर क्लियरली टैक्स पेएबल हो जाएगा इस पर RC, पर वो सर्विस अमाउंट पे होगा, ना कि लोन अमाउंट पे। इतना याद रखना, ठीक है, डन, दैट्स इट। ओके, तो बहुत ज़रूरी है कि वो एंगल चेक करना कि अकाउंट होल्डर को दिया जा रहा है या नॉन अकाउंट होल्डर को, ठीक है। अच्छा, इसी का क्या है, मैं एक कॉन्ट्रेरियन व्यू लेना चाहता हूँ सेक्शन 12 के रिगार्डिंग, राइट। 12 में भी क्या बैंकिंग सर्विस है, पर उसमें अकाउंट होल्डर की बात कुछ बोली नहीं है। उसमें इतना ही बोला है कि देख भाई, बैंक को अगर पता रिसीपेंट का एड्रेस, तो भैया रिसीपेंट का लोकेशन, नहीं पता तो सप्लायर का लोकेशन। और उसमें फिर क्या है, सिंपल सी बात है, अकाउंट होल्डर हो आप तो उसको एड्रेस पता है तो रिसीपेंट का लोकेशन, नहीं पता है ओके, अकाउंट होल्डर नहीं हो तो उसको एड्रेस भी नहीं पता तो सप्लायर को लोकेशन। तो ये चीज़ में कन्फ्यूजन मत रखना, ठीक है, क्योंकि ये स्पेसिफिकेशन 12 में नहीं दिया, 13 में दिया है कि ये अकाउंट होल्डर को सर्विस दे रहा है, तो ही भैया क्या है ये 13(8) में कवर होगा, वरना 13(2) में चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 19। ये सेक्शन 14 पे स्पेसिफिकली मैंने क्या है एक क्वेश्चन बनाया कि नेटफ्लिक्स है वो एक्सेस दे रहा है टू ऑनलाइन मूवीज़ टू मिस्टर फरहान और $100, राइट, पर ईयर, जो एक अनरजिस्टर्ड पर्सन है इन मुंबई, और उसने पेमेंट किया थ्रू क्रेडिट कार्ड। तो अब इसमें सबसे पहला पार्ट ये है कि टैक्स कौन पे करेगा, तो एज पर सेक्शन 14 सप्लायर ही पे करेगा, और उसके लिए उसको कंपलसरी रजिस्टर भी करना पड़ेगा अंडर सेक्शन 24। अच्छा, इसमें भी क्या है, अगर एक और क्वेश्चन आ गया कि भैया उसका फिजिकल प्रेजेंस है तो वही पे करेगा, नहीं है तो रिप्रेजेंटेटिव, वो भी नहीं है तो भैया किसी पर्सन को अपॉइंट करना पड़ेगा, ठीक है, डन। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, ओके, गूगल INC ने वही ऑर्डर सर्विस दी है क्लाउड कंप्यूटिंग की टू अ रजिस्टर्ड पर्सन इन इंडिया, जो है इन्फोसिस। अब इसमें याद रखना सेक्शन 14 अप्लाई नहीं होगा, बिकॉज सेक्शन 14 अप्लाई होता ही तभी है जब आप एक सप्लायर आउटसाइड इंडिया और ऑर्डर सर्विस दे रहे हो टू एन अनरजिस्टर्ड पर्सन इन इंडिया, टू बी वेरी प्रिसाइज,
अनरजिस्टर्ड पर्सन इन इंडिया। तो ही हम लोग रिसीप फंड पे बोझ ना डाल के सप्लायर को बोल रहे हैं भाई तेल लगाने गया तू आउटसाइड इंडिया, मेरे को तू रजिस्टर चाहिए इंडिया, सिंपल, राइट। पर अगर रिसीप फंड ही रजिस्टर्ड निकल गया तो गवर्नमेंट बोलता है क्या मगजमारी है, रिसीप फंड रजिस्टर्ड है आरसीएम के तहत, बोल दो उसको लाइबिलिटी पे करने को, क्या मगजमारी कर रहे हो आप, नॉनसेंस, समझा ये केस। तो यहाँ पे इन्फोसिस रजिस्टर्ड है तो उसको ही बोलेंगे आरसीएम के तहत पे कर दे भाई, बिकॉज सप्लायर का लोकेशन है आउटसाइड इंडिया, प्लेस ऑफ सप्लाई यहाँ पे ये क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस 13(2) में आ जाएगा, इन इंडिया, रिसीप फंड भी इन इंडिया, खत्म बात। इंपोर्ट ऑफ सर्विस आरसीएम 5(3) के तहत पे करना, कौन, रिसिपिएंट, ऊपर सेक्शन 14 के तहत पे करना, कौन, सप्लायर। नेक्स्ट, लोटस 365 ऑनलाइन गेमिंग वाला भैया वो एक्सेस दे रहा है ये ऑनलाइन गेमिंग का किसको, मिस्टर झुनझुनवाला को, जो अनरजिस्टर्ड पर्सन है, हु विल पे टैक्स, तो भैया लोटस 365। ओला तेल लगाने गया बेटा तू दुबई में लंदन में है, तू मेरे को रजिस्टर चाहिए इंडिया में, समझा, और टैक्स भी तू ही पे करेगा। अब तेल लगाने गया कि तू अनरजिस्टर्ड बंदा है या तू रजिस्टर्ड बंदा है, आई डोंट गिव अ डैम, आई डोंट गिव अ डैम। तेरे केस में बेटा ऑनलाइन मनी गेमिंग वाले में भाई सप्लायर तू ही कंप्लायंस करेगा, सेक्शन 14A में रजिस्टर कर, सेक्शन 14A में टैक्स पे करेगा और सेक्शन 24 में रजिस्टर कंपलसरी करेगा, ये सीन है। मैं पक्षपात करता ही नहीं भाई, रिसी फंड कौन है ये केस में, क्योंकि किसी को भी मन हो सकता है बेटा गेम खेलने का, राइट। तो और इसमें क्या है, 1000 रुपया 100 रुपया है, तो आज कोई रजिस्टर्ड बंदे ने भी क्या ये चीज़ किया तो उसको याद नहीं रहेगा एट द एंड ऑफ द डे, महीने मंथ एंड में कि आरसीएम का ट्रांजैक्शन लेना है, मानो उससे भी वो भूल जाएगा ये चीज़, क्योंकि ये सब एंटरटेनमेंट के लिए कर रहा है, अब समझे। तो अपना वो जीएसटी नंबर डालेगा नहीं वहाँ पे, तो ये सब सीन है। क्योंकि अगर देखो अब डाल देगा तो खाली पीली आरसीएम में आ जाएगा, उसको लिक्विडिटी उसका क्या है, एब्जॉर्ब हो जाएगा। ओके, एंड फ्रैंकली स्पीकिंग ये सब केसेस में तो सप्लायर खुद ही क्या है, उसकी लाइफ झंड हो चुकी है, बिकॉज उसको लिटरली जेब से ही टैक्स देना पड़ रहा है कितने सारे केसेस में, राइट। ये सिनेरियो, क्योंकि जितना भी अमाउंट डिपॉजिट किया है आपने उस पर उसको टैक्स पे करना है। आप समझो मैंने अगर 10,000 रुपया लोड किया है, उस पर 28% 2800 उसको अपने जेब से पे करना है ऑनलाइन वाले को, समझे, ये सीन है। तो वेरी टफ सिचुएशन फॉर देम। तो वहाँ पे आरसीएम क्यों करवाओगे, आप नहीं करवाओगे भाई, क्योंकि ये सर्विस तो उनके रिलेशन के बिजनेस में भी नहीं है, ये तो गैम्बलिंग वैम्बलिंग हो रहा है भाई, टाइम पास। तो अभी ये 100 रुपये का मैंने डाल दिया होगा ड्रीम 11 पे गेम, तो क्या अभी बोलूँगा आरसीएम के तहत रिसीपन तू पे कर, अरे प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल, उसको याद नहीं होगा वो, ठीक है। तो ये चीज़ था दोस्तों, एंड आई होप आप समझ गए कि इशारा किस बात की तरफ है। एंड या दैट्स इट, जस्ट वांटेड टू कम्युनिकेट दैट। डन।